हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे इस गर्मी में। तो आज का हमारा क्लास है अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। ठीक है, तो इससे पहले हम देख रहे थे इसके जो चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, जिन्हें खिलजी वंश का संस्थापक था। तो हमने लास्ट तक देखा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा कड़ा में जहाँ के सूबेदार थे वहाँ बुलाकर धोखे से उसकी हत्या कर दी थी चाकू से। फिर उसके जलालुद्दीन खिलजी की पत्नी को पता चलता है, तो वो अपने छोटे बेटे को रुकनुद्दीन के नाम से बैठा देती हैं, गद्दी पर सुल्तान बना देती हैं, और मुल्तान से अपने बड़े बेटे को बुलाती हैं। फिर जैसे ही इसे पता चलता है कि गद्दी पर रुकनुद्दीन बैठा है, तो ये तुरंत दिल्ली की तरफ रवाना हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये बीच बीच में जनता को गांव में जो भी मिलते थे उनको ये सोने और चांदी के सिक्के देता रहता था, जो कि सहानुभूति जनता को हो गई थी इसके प्रति। ठीक है, अब उसके आगे हम देखते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो क्या होता है, इसके पिता का नाम था सियाबुद्दीन मसूर खिलजी, जो कि बहुत पहले मर गए थे इसके बचपन में ही। तो इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया। ठीक है, तो इसके भाई, तीन भाई थे इसके, अल्तमास बेग, कुतलुग तुगीन, मोहम्मद। ठीक है, जिसका बहुत ज़्यादा रोल है नहीं। ठीक, इसके आगे देखते हैं कि यह जब हत्या करने के बाद जब ये सुल्तान बनता है, क्या है बनता है, जुलाई में बनता है 1996, कहीं कहीं 97 भी लिखा होगा बुक में। तो देखिए क्या क्या उपाधियां लेता है। सबसे पहले उपाधियां क्या लेता है, बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां लिया शुरुआत में। सबसे पहला इसके बाद सबसे बड़ी उपाधि है अबुल मुजफ्फर सुल्तान अलाउद्दीनिया वादीन मोहम्मद शाह खिलजी। ठीक है, हालांकि याद करने में बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको याद करने की क्या ज़रूरत है, बस आप पता कर लीजिए कि ये इसी का इतना बड़ा नाम है, उपाधि है। ठीक है, हालांकि कुछ क्वेश्चन में आएगा तो ऐसे लिख कर आएगा, बस समझ जाइएगा इसी का है। लास्ट में तो खिलजी लिखा हुआ है, बीच में थोड़ा बहुत इधर उधर करते हैं, क्वेश्चन में आएगा तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा कुछ है नहीं। और उसके बाद इसने यामिनी उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मोमिनियन के खलीफा का नाइब, जब वो विस्तार हो गया बहुत ज़्यादा इसके साम्राज्य का, तब ये उपाधि लिया। उसके बाद जब बहुत ज़्यादा इसने विजय प्राप्त कर लिया कई राज्यों पर, और अप्रत्यक्ष नियंत्रण इसका था दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में प्रत्यक्ष, तो इसने सिकंदर सानी और या फिर सिकंदर द्वितीय सानी का उपाधि लिया। ठीक है, और इसके दरबार में एक मशहूर प्रसिद्ध अमीर खुसरो रहते थे, जिसने खजाइन उल फुतूह नामक इतिहास में लिखा। ठीक है, तो उसमें सारे इसके बारे में पता चल जाता है। और उसके अलावा भी थे बरनी और इसामी भी लिखे थे, जिसमें इनके लिखी गई बुकों में इसके बारे में, अलाउद्दीन के बारे में पता चलता है। तो सबसे ज़्यादा देखिए अमीर खुसरो के बुक में क्या मिलता है, क्या क्या उन्होंने उपाधि इसे दिया गया, क्या नाम से संज्ञा इसको दिया है। विश्व का सुल्तान, पृथ्वी का शासक, युग का विजेता, जनता का चरवाहा, और पृथ्वी के सुल्तानों का सुल्तान। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे आपको मैंने याद करने वाली चीज़ क्या है, खजाइन उल फुतूह। ठीक है, क्वेश्चन पूछ दिया कि खजाइन उल फुतूह में क्या देखने को मिलता है, किसके बारे में, तो खिलजी वंश के बारे में देखने को मिलेगा। सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखने को मिलेगा, क्योंकि इसने ही बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। ठीक है, उसके बाद बरनी का याद कीजिए, तारिक ए फिरोज शाही। ठीक है, तो ये फिरोज मतलब कि फिरोज किसका नाम था, फिरोज शाह, उसी जलालुद्दीन खिलजी से। ठीक है, वहाँ से देखने को मिलेगा लास्ट तक। फिर इसामी फुतु उस सलातीन, मतलब कहाँ कहाँ इसमें इसमें मैक्सिमम वही लिखा है, मतलब कि जहाँ कहाँ कहाँ इसने विजय प्राप्त किया। ठीक है, ये सब याद करने वाली चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद देखिए, यह जब सुल्तान बना, तो सुल्तान बनने से पहले, सॉरी, सुल्तान बनने से पहले इसे कैसे कैसे इसके कद में, इसके औहदे में कैसे वृद्धि हुई, कैसे ये पावरफुल हुआ। हालांकि इसे लोग कहते थे या बुकों में लिखा है कि बहुत पहले से बचपन से ही महत्वाकांक्षी था। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ। और इसे इसके महत्वाकांक्षी सुल्तान बनने का था, जो कि मौके पाने पर इसने चाचा को बुलाया और चाकू से मार के खत्म कर दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ किस किस पद में था ये, अमीर ए तुजुक, मतलब एक छोटी सन टुकड़ी का प्रधान, अमीर ए तुजुक सबसे छोटा पद पे था। उसके बाद कड़ा व मानिकपुर का इख्तेदार बना। कड़ा और मानिकपुर का इख्तेदार बना जब यह उसको मिला। ठीक है, उसके बाद देखिए आरिज ए मुमालिक सेनापति, मतलब कि जैसे जब ये अमीर ये तुजुक एक छोटी छोटी सेना टुकड़ी का प्रधान था, तब ये बलबन का एक भतीजा था।
ठीक है। बलबन का एक भतीजा था, उसने विद्रोह कर दिया था। जब उसकी विद्रोह को उसने दबा दिया तो इसे कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार बनाया गया, ठीक है। उसके बाद वहां से ये आरिज ए मुमालिक सेनापति बना। जब यह वहां पर पूरा मानिकपुर का इक्तेदार बना और सेनापति का पूरा संभालने लगा कई विद्रोह का। और सेनापति उसने कब बना था, जब उसने दो लूटे थे। देखिए, भिलाना की लूट किया 1992 में, और ये देवगिरी का लूट किया, ठीक है। तब ये सेनापति था और अवध की इसे इक्तेदारी उस टाइम मिली थी, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। तो जब इसने अब इसके बाद इसे 1996 था ही, तो इसने बुलाकर इसने कत्ल किया और सुल्तान बना। तो इसने सबसे पहले उत्तर भारत का पर विजय किया, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला इसका था गुजरात, जो कि 1998 और 1999 के बीच में किया था उसने। इसके उस गुजरात का शासक था रायगढ़। हालांकि गुजरात पे इसने आक्रमण क्यों किया, हालांकि ये तो बहुत बड़ा साम्राज्य चाहता ही था, महत्वाकांक्षी था, लेकिन गुजरात व्यापार और समृद्धि की दृष्टि से बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो वहाँ पर आक्रमण करना बनता है क्योंकि वहाँ बहुत सारे धन मिलेंगे, ठीक। फिर तो वहाँ का शासक था रायगढ़, ठीक है। हालांकि इसने अपने दो भरोसेमंद जो थे उसके आक्रमणकारी, उसको तो हायर किया था, उलुग खां और नुसरत खां को, ठीक। उलुग खां आप जानते हैं, यह मुगल का और वहाँ का था, मंगोल का था, जो कि नवीन मुसलमान जो यहाँ बसे थे, ठीक है, मुगल मंगोल के पुरी में। तो ये दोनों दो तरफ से हमला कर देते हैं, कहाँ पर, वहाँ पर गुजरात में, ठीक। दो तरफ से, एक पंजाब के तरफ से हमला करता है, एक दूसरा एक राजपूताना रास्ता है, उस तरफ से इसने हमला करते हैं नुसरत का। तो फिर क्या हुआ था, ये अपने आप को बचा नहीं पाया, मतलब कि अपनी राजधानी या सब बचा नहीं पाया, कब्जा कर लिए। फिर यह यहाँ का रायगढ़ भाग कर कहाँ गया, देवगिरी। देवगिरी के शासक थे रामचंद्र देव के पास, वहां जाकर शरण ले लिया, ठीक। उसके बाद इन दोनों ने मिलकर सोम मंदिर और खंबात के बंदरगाह पर खूब लूटपाट किया, ठीक। हालांकि बंदर का खंबत का ये दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर आक्रमण किया दोनों ने। तब इसे नुसरत खां को एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर दिखाई दिया, जो कि बहुत ज़्यादा युद्ध करने में, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो कुशल था, ठीक है। बहुत ज़्यादा उसके ज्ञानी था, मतलब कि लड़ने का। तो उसने वहाँ से उसे 1000 रुपये दे के खरीद लिया, और फिर वह लेकर आया अलाउद्दीन के पास। बहुत तारीफ किया उसने अपने मतलब कि कौशल का, तो क्या क्या बोलते हैं, प्रदर्शन भी किया। तो अलाउद्दीन भी बहुत खुश हुआ। हालांकि बाद में जब आप बताएंगे, मैं बताऊंगा कि दक्षिण विजय कैसे प्राप्त किया, तो उसमें सारे के सारे जितने भी दक्षिण विजय अलाउद्दीन ने प्राप्त किया है, वह किसके थ्रू थ्रू प्राप्त किया है, मलिक काफूर के बहुत ज़्यादा रोल है, सेनापति बना के भेजा था उसे, ठीक है। अब उसके बाद देखते हैं रणथंभौर। रणथंभौर में 1301 में उसने आक्रमण कराया। इसमें भी ये दोनों लोग आए थे, उलुग खां और नुसरत खां, दोनों लोग बनकर आए थे, मिलकर आए और यहाँ पर हमला किया। यहाँ के शासक का नाम था हमीर देव, ठीक है। एक साल तक दोनों बहुत प्रयास किए, लेकिन यहाँ पर हरा नहीं पाए। बहुत शक्तिशाली थे हमीर, मतलब कि ये पूरी राजस्थान के सब थे, पूरे राजस्थान, ये हर रणथंभौर, चित्तौड़, ये सब पूरे राजस्थान के थे, रजवाड़े थे, मतलब कि राजपूताना एरिया था, पूरे राजपूतान थे, बहुत शक्तिशाली थे। एक साल तक दोनों उलूग खान नुसरत खां बहुत हाथ पैर चलाए, लेकिन कोई सफलता मिली नहीं। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, हमीर देव के गद्दार प्रधानमंत्री रडमल ने इनसे हाथ मिला लिया, मिल गए इन लोगों से, ठीक है, या अलाउद्दीन से मिल गया। और फिर उसके बाद हमीर देव उसका आक्रमण हुआ, इन दोनों ने आक्रमण किया। हमीर देव तो भाई वीरगति प्राप्त हुए, और इसी में नुसरत खां मारा गया, ठीक है। यह यहाँ नुसरत खां मारा गया। और इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी, जो कि और भी राजपूतानी जो बहुएं थी उनके साथ मिलकर जौहर कर देती हैं, मतलब कि आत्मदाह आंखों में, जैसे कि आपने पद्मावत मूवी देखा होगा, दीपिका पादुकोण राष्ट्र मूवी करती है, हालांकि उसका अगला रोल यही है, चित्तौड़। तो इसके बाद वो चित्तौड़ हमला किया। हालांकि कहा जाता है कि चित्तौड़ पर हमला किया और इसने रानी पद्मावत को देख लिया था, उनकी सुंदरता का बहुत मुरीद हो गया, उन्हें देखना चाहता था, पाना चाहता था, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या हुआ। तो चित्तौड़ के राजा का नाम था राणा रतन सिंह, उनकी पत्नी का नाम था पद्मिनी, ठीक है। तो इसने यहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी यहाँ 7 महीने तक घेराबंदी किया था, ठीक है, कि मुझे पद्मिनी चाहिए, ठीक। मूवी में भी आप लोगों ने देखा होगा, पद्मिनी चाहिए,
तो इतने जल्दी से राणा रतन सिंह मरने वाले कहाँ हैं। इसने सारा पूरा घेराबंदी कर दिया चित्तौड़ का। कोई राशन पानी व्यापार सब ठप हो गया, कुछ भी कार्य करने देता नहीं था, ठीक है। तो 7 माह तक घेराबंदी करने के बाद जब कुछ नहीं हो सका, तो राणा रतन सिंह ने आत्मसमर्पण कर दिया, ठीक है। अब देखिए, इधर 7 माह तक घेराबंदी भी किया था, और मंगोल के 2 लोग थे, तारगी और अली बेग। जब ये लोग को पता चला कि सुल्तान है नहीं दिल्ली में, इस दोनों ने मिलकर वहां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। ये जानते हुए भी ये अलाउद्दीन खिलजी यहाँ डटा रहा, गया नहीं दिल्ली सल्तनत, ठीक है, वहां बचाने। फिर उसके बाद क्या हुआ, हाई हार गए, समर्पण कर दिए, राणा रतन सिंह हार के, और पूरा कब्जा किसका हो गया, अलाउद्दीन का। अलाउद्दीन के बेटा का नाम था खिज्र खां, और उसने अपने बेटे को वहाँ का सुल्तान बनाया, अरे वहाँ का शासक बनाया। और फिर खिजरा, उसका चित्तौड़ का नाम बदल कर खिजराबाद कर दिया, ठीक। और ये भी आत्मदाह कर ली थी, ठीक है, जौहर। और मतलब कि छोटे बड़ी बेटियां सबको, लोग समझ रहे हैं कि आप लोग क्यों किया होगा ऐसा। आप लोग समझदार होंगे, क्योंकि ये दोनों का कितना खौफ था उस टाइम पर, उलूग खां और अलाउद्दीन का। और ये सब चीज़ें आपको देखने को, मलिक मोहम्मद जैसी के पद्मावत ग्रंथ आई थी, उसमें देखने को आपको मिल जाएगा। आप मूवी भी देख सकते हैं, वही सब लिखा हुआ है। अब इसके आगे हम देखते हैं सिवाना का और जालौर का क्या क्या हुआ, ठीक है। यहाँ तक का आप इसके साथ ले सकते हैं, और कुछ भी कहानियाँ जो मैंने बताई वो लिखना चाहते हैं वो लिख भी सकते हैं, ठीक। लीजिए इसे। तो भाई लोग, हम अब आगे देखते हैं। चित्तौड़ के बाद उसने मालवा पर आक्रमण किया। मालवा पर के राजा थे महलोक देव राजा, ठीक है। तो महलोक देव पर आक्रमण करने के लिए इसने मुल्तान के सूबेदार थे आइन उल मुल्क, इसने वहां से इसको बुलाया, और सफलतापूर्वक इसने इसको अपने अधीन बना लिया, ठीक है। यह क्या, इस पर विजय प्राप्त किया, ठीक है, विजय प्राप्त किया, अधीन ने विजय प्राप्त किया। और इसको देखते हुए कि उज्जैन, मांडू, धार, चंदेरी, जालौर के भी जो शासक थे वो भी अपना स्वतंत्रता त्याग दिए, ठीक है। स्वतंत्र अपना त्याग दिए, ठीक। क्योंकि इतना ब्रूटल तरीके से करता था आक्रमण। और उसके बाद देखिए, फिर उसके बाद मारवाड़ 1308 में, यहाँ के राजपूत थे, परमार राजपूत थे, ऐसे सिवाना पर मारवाड़ को उस टाइम सिवाना भी बोलते थे। वहाँ के शासक थे शीतल देव। शीतल देव को भी इसने पराजित किया, और वहाँ पर क्या है, कमालुद्दीन कमालुद्दीन गुर्ग को वहाँ का शासक बना दिया। उसके बाद जालौर 1311, कान्हड़ देव परास्त, ये भी परास्त हुए। और ये तो सबको परास्त होने के बावजूद, मतलब कि बाद, राजस्थान का विजय पूर्ण हो गया, ठीक है। मतलब कि इसने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया, ठीक। उसके बाद देखिए क्या हुआ, दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। दक्षिण भारत पर इसने विजय तो प्राप्त किया, मतलब कि उसके प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष वहाँ पर शासन किया, ठीक है। मतलब कि आप मेरे अधीन कार्य करेंगे या मुझे वार्षिक ब्याज देंगे, अपना राजपाट कीजिए, ठीक। देखिए, सबसे पहला इसका था देवगिरी। हालांकि अलाउद्दीन खिलजी जो कि 1200, मतलब कि जब वो बना उसके पहले भी इसने वहाँ पर भुलासा और भुलाखा और यहाँ पर देवगिरी में अपना लूटपाट किया था, आक्रमण करके। तो देवगिरी में फिर किया आक्रमण, देव 1308-7-8 में, ठीक है। वहाँ के शासक आपको पहले से पता है, रामचंद्र देव थे। जहाँ पर रायकुंड जाकर वहाँ बसे थे गुजरात के शासक। तो उनका मेन रीजन वो भी था कि, क्योंकि वहाँ पर जाकर बस गए थे गुजरात के शासक, बदला। और उसके बाद एक और यहाँ की ये विद्रोह हमेशा करते रहते थे देवगिरी के शासक, ठीक। तो वहाँ पर मलिक काफूर, मतलब कि देखिए, दक्षिण में जितना भी हमला हुआ, आक्रमण किए, लूटपाट किया, उसमें सब में एक मलिक काफूर, ठीक है। मतलब दक्षिण पे विजय प्राप्त करने के लिए अलाउद्दीन को काफूर काफूर ही की वजह से हुआ विजय प्राप्त, होने हुई, नहीं तो नहीं होती, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ब्रूटल था, और सब ज्ञान रखता था, ठीक है, कि कहाँ से क्या करना है क्या नहीं करना, सबके बारे में जानकारी इसे थी। अब देखिए, मलिक काफूर आक्रमण किया, और क्या हुआ कि जब यहाँ लेकर गए दरबार में रामचंद्र देव को, तो वहाँ पर अलाउद्दीन बहुत अच्छे तरीके से उनके व्यवहार किया, राय रायन की उन्हें उपाधि दी, और उन्हें राज्य वापस कर दिया, ठीक है। और इसके इस व्यवहार को देखते हुए
रामचंद्र कभी विद्रोह दोबारा किए नहीं, ठीक है, बल्कि मदद किए। तो अगला जो आक्रमण हुआ तेलंगाना वारगल में, उसमें मलिक काफूर रामचंद्र की मदद लेता है और वहाँ आक्रमण करता है, क्योंकि 1303 में भी एक बार आक्रमण किए थे अलाउद्दीन खिलजी, जो कि असफल हो गया था, ठीक है। तो फिर वहाँ के काकतीय वंश के काकतीय वंश के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है। तो इनकी सेना जब हारने लगी तो इन्होंने समर्पण कर दिया, और समर्पण के लिए इन्होंने अपना सोने की मूर्ति बनवाया। और सोने की मूर्ति, जो उनका मूर्ति बना था, तो उसमें ये अपने गले में एक वो लगा दिए थे, क्या बोलते हैं, जो होते हैं ना पहना कर कुत्तों को लगाया जाता है, कि उसके क्या बोलते हैं, कड़ा। कड़ा पहना दिए थे अपने गले में, और वो मलिक काफूर को दिए अपने समर्पण के लिए, ठीक है, कि मैंने समर्पण कर दिया है, आप ये मूर्ति दे देखिए। उसके बाद काफिर को मलिक काफिर को उन्होंने कोहिनूर भी दिया, ठीक है, कोहिनूर। ठीक। अब कोहिनूर की तुलना फिर आगे आप देखिएगा, तुलना नहीं मतलब कि उसका जिक्र एक बार फिर आगे होगा। अब कब होगा मैं आपको याद दिलाऊंगा। अब उसके बाद अगला राज्य है पांड्य राज्य। पांड्य राज्य एकदम लास्ट छोर में था, ठीक है, दक्षिण भारत के एकदम लास्ट छोर में था। वहाँ के दो भाई थे पांड्य पांड्य राज्य के, सुंदर पांड्य और वीर पांड्य। इन दोनों के आपस में मतभेद था कि कौन वहाँ पर राज्य करेगा, ठीक है। गृह युद्ध वहाँ चल रहा था, वहाँ की राजधानी थी मदुरै। और सुंदर जो पांड्य था अलाउद्दीन से मदद मांगता है। अलाउद्दीन को मौका मिल गया, अरे इसको भी अपने अधीन कर लेते हैं। मौका मिला, उसने तुरंत मलिक काफूर को वहाँ पर भेजा। उसने तुरंत मदुरै पर अपना प्रत्यक्ष वहाँ पर नियंत्रण करता है, लूटपाट करता है, बहुत धन लेकर जाता है, मंदिरों को भी नष्ट कर देता है, ठीक। उसके बाद देखिए फिर देवगिरी को क्या हुआ कि रामचंद्र तो देखिए मदद करने लगे थे राय रायन की उपाधि मिलने के बाद, और राज्य वापस मिल गया अलाउद्दीन के द्वारा अच्छे व्यवहार के कारण। तो उनका बेटा जब हुआ शंकर देव, कहीं कहीं बुक में आपको सिंह देव भी देखने को मिलेगा। उसने गद्दी पर बैठ दिए, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, ठीक है। और कर भी देना बंद कर दिया। फिर वहाँ पर मलिक काफूर को भेजे अलाउद्दीन की, जाइए भाई वहाँ से देखिए। अला मलिक काफूर जो कि भाई बहुत ही ब्रूटल था, ठीक है, तुरंत मारा और वहां से लूटपाट कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि अलाउद्दीन ने ऐसा क्या क्या नीतियां अपनाई थी, क्या क्या ऐसा कानून व्यवस्था किया था कि उसे जल्दी असफलता मिली नहीं, हर जगह सफल, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं, यहाँ तक आप स्क्रीन साथ लीजिए। हेलो दोस्तों, तो अब हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी के इतने बड़े साम्राज्य का सक्सेसफुल होने का क्या रीजन था, ठीक है, क्या क्या सुधार किया, क्या क्या ऐसे काम किए थे कि वह विजय होता गया, उसे सफलता मिलती गई, ठीक है। और सबसे पहली बात कि यह बहुत ही निर्मम था, मतलब कि दया या कुछ नाम की चीज़ नहीं, बहुत ब्रूटल था। ये तो आपने सुना होगा कि जितना भी मतलब कि ब्रूटल राजा रहेगा उतना ज़्यादा अच्छे से राज करेगा, अपना राजपाट संभाल के रखेगा, ठीक है। तो वो उसी को उदाहरण मान लीजिए यही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं वो केंद्रीकरण का मतलब कि उसके हाथों में क्या क्या था, मतलब दिल्ली सल्तनत के अंदर जो वो सुल्तान था, तो उसके क्या क्या डिसीजन लेता था, उसके हाथ में क्या था, क्योंकि जितना उसके हाथ में चीज़ रहेगा वो बनेगा। और सबसे पहले चीज़ जो कि इसके चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने कितने चीज़ हटा दिए थे, जो कि एक था कि वो डिसीजन ना ले पाने की जो प्रवृत्ति थी, दूसरे का डिसीजन लेना, मानना, जनता, ये सब ये पूरा हटा दिया था। निरंकुश मतलब कि कुछ होना चाहिए, मुझे पे अंकुश कोई लगा ही ना पाए। तो पहला देखते हैं निरंकुशता पर विश्वास था कि उस पर कोई अंकुश लगा ही नहीं पाए। उसके लिए यह धर्म को राज्य से अलग कर दिए थे उसके चाचा ही, मतलब जलालुद्दीन खिलजी ने ही। तो उसने नियंत्रण को हटा ही दिया, राज्य का नियंत्रण, मतलब कि धर्म धर्म को ये जैसा चाहेगा ये वैसा डिसीजन लेगा धर्म के बारे में, ठीक। और जो भी विरोधी करता उसका दमन, जैसा कि उस चाचा इसका करते थे। अमीरों का दमन, अमीर क्या मिलजुल कूट कर करके षड्यंत्र करते थे, उनका दमन। सारी सत्ता अपने हाथों में लेकर रखता था, सारे के सारे डिसीजन अपने खुद पर लेता था, क्या करना है कैसे करना है सब कुछ खुद से। और साधारण लोगों, मतलब कि ये तो पहले से आपको पता होगा, पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो उच्च पद के लायक है, योग्य है, वो कर सकता है, उसी को उच्च पद मिलता था। तो ये क्या किया, साधारण लोगों को उच्च पद पर देना शुरू कर दिया, और अच्छे अपने इच्छा अनुसार ये कार्य करता था, ठीक है, अपने इच्छा अनुसार। ये अलग अलग सब पॉइंट है, अलग अलग।
अब देखिए न्याय व्यवस्था में इसने क्या क्या किया, क्योंकि न्याय व्यवस्था सबसे है अराजकता को बनाए रखना, शांतिपूर्वक जनता को चलाने के लिए, ठीक है। तो दंड विधान कठोर, सबसे विधा क्या है, आप अगर दोष इसके राजपाट में अगर आप दोषी पाए गए, ठीक है, कितना भी ब्रूटल रहे, मतलब कार्य किए हैं तो सजाए मौत। अगर आपका उस कार्य करने में कोई आपको मौत, कोई आपको मदद भी किया है तो आपको भी सजा दी जाती थी, अंग भंग, मतलब कि आपके हाथ पैर कुछ काट लिए जाते थे या आपको भी मौत, ठीक है। ये इतना कठोर इसका दंड विधान था। सर्वोच्च न्यायिक शक्ति इसके हाथ में थी, मतलब वो सबसे लास्ट में डिसीजन यही रहेगा, वो जो सबसे बड़ा कठोर दंड देने वाला चीज ये इसके हाथ में। न्याय नहीं हो पा रहा है तो लास्ट डिसीजन इसी का होगा, जो ये बोल देगा वही न्याय माना जाएगा, ठीक है। तो अगला देखिए सबसे ऊपर, और सुल्तान के नीचे सदर ए जहां, या उसको काजी बोल सकते हैं, काजी उल कुजात, काजी समझते हैं उसी को। उसके बाद नायब काजी, नायब काजी का मतलब होता है कि जैसे नायब किसी एक प्रांत का जो नायब रहता था उसका काजी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद सैन्य सुधार में क्या किया, अस्थाई सेना। अस्थाई सेना कहने का मतलब है कि दिल्ली जो कि राजधानी है, ठीक है, उस ऐसी सेना जो दिल्ली में ही केवल रहेगी, दिल्ली सल्तनत की देखभाल के लिए, वो इसका गठन करने वाला ये पहला शासक था। कौन, खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अस्थाई सेना का मतलब वो है। और सेना मंत्री इसने बनाया, सेना मंत्री क्या, आरिज, उसका पद का नाम क्या था, आरिज ए मुमालिक। ये क्या करते था कि जो व्यक्ति योग्य है उसी को सेना में भर्ती करता था, ठीक है, मतलब सेना में भर्ती करने के लिए जो योग्य है उसकी यह संरक्षण करता था, देख रेख करता था कि हाँ ये बनने लायक है, आ जाइए, आप आ जाइए, बनने लायक है। उसके बाद इसके नीचे एक था दीवान ए आरिज, इसका काम था, काम क्या था, हुलिया पोशाक, मतलब ये नहीं कि भैया सेना कोई और है उसके कोई भाई चला जाए, थोड़ा वो मैच कर रहा है उसका भाई चला जाए लड़ने के लिए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। इसका है जो उसके लायक चुना गया है वही लड़ेगा, ठीक है, यानी कि फैमिली में अरे मैं काम कर रहा हूँ, बीमार हूँ, तुम चले जाओ लड़ने, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। और यह हुलिया और पोशाक ये तय करता था उसके लिए, जान पहचान के लिए। और ये इसने नगद वेतन देना शुरू कर दिया, 234 234 टंका, ठीक है। और किसी के पास एक घोड़ा रहता था तो उसके क्या बोलता था, 78 टंका देते थे, 78 टंका एक घोड़े के लिए। अब देखिए जो एक घोड़ा रखता था उसको एक कप्सा, ठीक है, एक अस्पा। जो दो घोड़ा रखता था उसे दो अस्पा, ठीक है। हालांकि मैंने लिखा नहीं है ये सब वाला, लेकिन क्योंकि ये मॉडल उतना है नहीं, बस ये सब याद रखिए। और एक इसने नया प्रथा लागू किया घोड़ों को दागने का, मतलब कि आपके पास 4-5 घोड़े हैं, ठीक है, आपको युद्ध करने जाना है या दूसरा घोड़ा लेके चले आए जो कि दौड़ने के काबिल ही नहीं है, ये ज़्यादा दौड़ नहीं पाता, ये कुशल ही नहीं है, ठीक है, इतना क्षमता उसको चाहिए लड़ने के लिए वो उसके पास है ही नहीं, इसलिए घोड़ों को दागने की प्रथा ने लगाया कि वही घोड़ा लेकर आएंगे जो दागा हुआ है, जो चिन्ह लगा हुआ है कि हाँ ये युद्ध के लायक है, ठीक। और अगला है गुप्तचर को एकदम मजबूत किया, ठीक है, जो इसके अंदर जितने इसके विद्रोह हुए थे वो गुप्तचर को क्या था, कमजोर था, इसीलिए हुआ, इसने गुप्तचर को मजबूत किया, डाक चौकियां इन्होंने बनवाई, ठीक है। उसके बाद देखिए कर भी इसने लगाया, कर क्या नाम है, घरही चरही करही, ठीक है, घरही का मतलब गृह युद्ध, चरही का मतलब चरवाहा के युद्ध। अब सरकारी मैदान में मतलब कि सल्तनत के जो था क्या बोलते हैं, सल्तनत के अंदर जो जमीन आती है उस पर आप चरवाहा अपना लेके जा रहे हैं तो उसका भी आपको देना पड़ेगा। और करही का मतलब कि जो आप कोई कार्य करके आप धन इकट्ठा कर रहे हैं उसका, ठीक है। अब देखिए उसके लिए एक खास पद बनाया गया कर को वसूल करने के लिए, दीवान ए मुस्त खराज, ये पद बनाया गया कर को वसूलने के लिए। कोई दिक्कत यहाँ तक, आई थिंक नहीं होगा। फिर उसके बाद देखिए इसने क्या क्या सांस्कृतिक में क्या क्या इसने काम किया, अलाई दरवाज़ा बनवाया, हौज खास, हौज खास मतलब कि एक तालाब टाइप का था जो कि केवल सरकारी कामों में यूज होने के लिए, हजार सितूनी का स्तंभ बनाया, 1001 एक स्तंभ है जो कि मतलब कि अब नहीं है। एक कढ़ाई दुर्ग कुछ एक सीरी, ये भी कहीं के अब देखने को नहीं मिलता है, ये सब खत्म हो गया है। जमैता खाना मस्जिद, एक एक मस्जिद बनाया है जो निजामुद्दीन औलिया के नाम पर, दरगाह पे मस्जिद बनाया। अब देखिए उसको उत्तराधिकार कौन हुआ, उत्तराधिकार इसका मुबारक शाह खिलजी इसका पुत्र था, 1316 में इसने गद्दी संभाला, ठीक है। और देवगिरी पर प्रत्यक्ष जीता और प्रत्यक्ष नियंत्रण का इसने नीति अपनाया, ठीक है। और यह कुछ दिनों तक ये ऐसा था, जोश में था भाई, नया नया खून जोश में था कि इसने विलास की जिंदगी, ये भाई सब क्या युद्ध करना जब पहले से ही वार्षिक आय कर आ ही रहा है तो अपनाया। उसके बाद क्या किया इसने, धीरे धीरे इसके व्यवहार में चेंजेज आने लगे, खुद भाई आधे कपड़ों में घूमने लगा इधर से उधर, ठीक है, आधे कपड़ों में घूमने लगा और कभी कभी निर्वस्त्र हो जाता था,
ठीक है। और अपने नायक जो इसका अंगरक्षक था, बॉडीगार्ड था, उसके साथ अभद्र मतलब कि आइए तुम भी आइए, निर्वस्त्र रखता था उसके सामने। और वही गुस्साया, इसको जान से मार दिया, ठीक है। और अपने आप को, उसका नाम खुसरो था, नायक का नाम, और उसने खुसरो शाह अपने नाम से सुल्तान बन गया, जो कि बहुत संभालने की कोशिश किया उलेमाओं को और सूफियों को, अनुदान बहुत पैसे उसे दिए कि संभालिएगा, कोई जनता संभली उम्र नहीं, अराजकता बढ़ती चली गई, ठीक है। असफल ये हो गया। फिर इसके बाद एक गवर्नर था मुल्तान कहीं का, वो आया, इसको मारा, ठीक है। इसके बारे में हम कल बताएंगे, जब यहाँ बता देंगे तब आगे कुछ नहीं रहेगा, उसके बारे में जानिएगा, वो भी बहुत कमाल के था, ठीक है। तुगलक वंश का उसने स्थापना किया था। और आप कोई भी दिक्कत इसमें होगा, जो जिस चीज़ मैंने बताया है भाई, ये सब मेरे 60 नोट्स थे, और ये सब पढ़िएगा। और जो इधर उधर की चीज़ें हैं, मतलब कि कहानी वहानी उस नहीं, जितना मैंने लिखा है इतना ही, कहानी तो मैंने आपको बता दिया है। अब यही सब पढ़ना है, नोट कीजिएगा, पढ़िएगा, जो भी डाउट होगा जरूर पूछिए कमेंट में। और ध्यान रखिए, गर्मी बहुत है, अपने आप को ठंडा भी रखिए। लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वो भी देखें 60 नोट्स, ठीक है। ज़्यादा किताब पढ़ने से अच्छा है भाई 60 नोट्स ले लो, ठीक है। और तैयारी घूम घूम से कीजिए यूपीएससी का। 60 61, मतलब कि आज से मेरा लगता है 58 दिन बाकी होगा, 57 58 दिन, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।